ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। आई होप आप सब ठीक ठाक हो और साथ साथ पढ़ाई कर रहे हो। हमने कल एक टेस्ट रखा है 18 मई को दोपहर को 2 बजे, जिसका क्वेश्चन पेपर मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा ठीक 2 बजे, और बाय 3:30 आपको मुझे रिप्लाई करना है पर्सनल नंबर के ऊपर, पर्सनल व्हाट्सएप पे, ग्रुप में नहीं करना। आपको अपना आंसर सॉल्व करने और भेज देने हैं बाय 3:35 तक मैं आपकी वेट करूंगा, और उसके बाद में क्वेश्चन पेपर्स मतलब आंसर शीट सबमिट नहीं करूंगा, मतलब आपसे आंसर नहीं लूंगा। ठीक है जी। तो फर्स्ट चैप्टर का हमने टेस्ट रखा है। हमने अभी तक अपनी बुक में फर्स्ट चैप्टर खत्म किया। बेसिकली हमारी बुक का सेकंड चैप्टर था, क्योंकि इस बार बुक अब चेंज हो गई है। जो एनपीओ का चैप्टर है वो फर्स्ट हो गया है, तो हमने सेकंड चैप्टर खत्म किया, या हम यूं कह सकते हैं कि पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर हमने खत्म किया, जिसमें हमने 6 बड़े टॉपिक किए। पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर कभी कभी 10 नंबर का भी आ जाता है, नहीं तो कभी कभी 8 मार्क्स में फर्स्ट चैप्टर और 2 नंबर में चैप्टर नंबर सेकंड, जो कि अब चैप्टर 3 बन गया है। तो एक कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। जब हम पार्टनरशिप की बात करें तो हम सेकंड चैप्टर में हैं, बुक की बात करें तो हमने फर्स्ट चैप्टर अभी तक नहीं किया, हमने सेकंड चैप्टर किया और अब हम कर रहे हैं थर्ड चैप्टर। तो बड़े बड़े 6 टॉपिक हमने उसमें खत्म किए, जिसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से होते हुए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से होते हुए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से होते हुए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से होते हुए, एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट से होते हुए, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर तक हमने 6 बड़े बड़े टॉपिक खत्म किए। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक क्लासेस नहीं देखी। मैं कल एक बच्चे से मिला था, उसने अभी तक क्लासेस भी नहीं देखी। अगर आप मेरे प्राइवेट के क्लासेस नहीं देख रहे हो और यहाँ वहां से तुक्केबाजी से चीज सीख रहे हो, तो कल अगर आपके मार्क्स ना आए तो प्लीज मुझे मत बोलना। मैंने कहा ना आपको, मैं अकेला ऐसा टीचर हूं पूरे अम्बाला कैंट के अंदर जो आपको लिख के देगा कि आपके मार्क्स आएंगे, लिख के। पर आप मेरे साथ बेईमानी नहीं करना। हम दोनों को ईमानदार होकर चलना होगा। जितना मैंने पढ़ाया उतना आपको पढ़ना होगा और उससे साथ साथ चलना होगा। अगर मैंने कहा एडिशनल क्वेश्चंस करने हैं तो फिर करने होंगे। अगर मैंने कहा इलिस्ट्रेशंस भी खत्म करनी है तो करनी होगी। अगर मैंने कहा इस क्वेश्चन को 5 बार कर लेना तो फिर करना होगा। अगर आप मेरे साथ ईमानदारी से चलोगे और बेईमानी नहीं करोगे और यहां वहां से अपने कान बंद कर लोगे, तो आई कैन गिव यू अ गारंटी ऑफ 100 मार्क्स। हम 100 नंबर की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, आप विश्वास क्यों नहीं मानते? पता नहीं आपको मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं होता। अगर आपको समझ में आ रहा है तो मेरे साथ रहो। अगर आपको रियल में समझ में आ रहा है तो मेरे साथ रहो और औरों को भी बताओ। फिर शोर मचाओ, लोगों को उठाओ, लोगों को समझाओ, अपने दोस्तों को, अपनी सहेलियों को समझाओ कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है, तू भी आ। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो चुपचाप से डिसलाइक करो, अनसब्सक्राइब करो। अगर गलती से सब्सक्राइब कर दिया है तो वापिस चले जाओ। मैं थोड़ी आपके घर तक आपसे पूछने आऊंगा तूने क्यों ऐसा किया। वो तो हम साल के लास्ट में पता लगेगा जब रिजल्ट आएगा कि कौन कहाँ ठीक रहा, कौन कहाँ गलत गया। हम अभी से कैसे बता सकते हैं रिजल्ट क्या होगा। लेकिन एक चीज की गारंटी मैं आपको दे सकता हूं, इफ यू वर्क अकॉर्डिंग टू मी, इफ यू स्टडी अकॉर्डिंग टू मी, यू आर गोइंग टू गेट मोर देन 98% मार्क्स। हम 100 मार्क्स की तैयारी कर रहे हैं, अकाउंट्स में भी और इकोनॉमिक्स में भी और बिजनेस स्टडी में भी, क्योंकि हम बिजनेस स्टडी की क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं। आई कैन गिव यू गारंटी ओनली। और बताओ उससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? कि लिख के गारंटी दे सकता है टीचर? किसी एक टीचर से लिखवा के ले आओ, पर मैं लिख के दे सकता हूं। और आपको भी लिख के देना होगा कि आप बेईमानी नहीं करोगे। बेईमानी इन द सेंस, अगर मैंने कहा क्वेश्चंस करने और आप मुझे धोखा देके बोलोगे सर कर लिए और सच्ची में नहीं किए होंगे, तो फिर मैं आपको नहीं बचा सकता। फिर ब्रह्मा जी भी आ जाए तो आपको नहीं बचा सकते। ये 12th क्लास है। तो चलो एनीवे, एडवर्टाइजमेंट बहुत हुई, आप लोग नहीं मानते हो, क्योंकि आप आजकल के बच्चे जो हो वो टेक्नोलॉजी बच्चे हो, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी आपके अंदर घुस गई है, इसलिए आपको सामने वाले की बात समझ में नहीं आती। आजकल माहौल ही ऐसा है, कोई किसी पे विश्वास नहीं करना चाहता, बच्चे ज्यादा पढ़ना नहीं चाहते, टीचर ज्यादा पढ़ाना नहीं चाहते। माहौल ही मार्केट में ऐसा है। आपकी गलती नहीं है, आपकी ऐसी गलती नहीं है, मैं आपको गलत नहीं ठहरा रहा हूं। न बच्चे ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, न टीचर ज्यादा पढ़ाना चाहते हैं। सब ऊपर से क्रीम लेके निकलना चाहते हैं। यही काम चल रहा है, सब जगह यही काम चल रहा है और यही बच्चों को पसंद है। आजकल जो ट्यूशंस है ना, वो बच्चों के लिए एक पिकनिक स्पॉट है। वो घर से बाहर निकलने का एक मौका है, पढ़ने का मौका नहीं है। पढ़ना किसको है? किसी को पढ़ने की नहीं पड़ी।
ना ही पढ़ाने की पड़ी है। ठीक है, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। मैं अपने स्टाइल में आपको पढ़ाता रहूंगा और समझाता रहूंगा, जो मेरा फर्ज है। मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, मैं आपके लिए व्हाट्सएप पे अवेलेबल हूँ। जो बच्चे मुझसे डाउट पूछते हैं, आई ऑलवेज रिप्लाई देम। कभी ऊपर नीचे देर से भी हो जाती है, बट आई ऑलवेज रिप्लाई देम। यही मेरी शुरू से आदत है और डेप्थ में जाकर मैं बात को समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है जी, चलो आगे बढ़े। आज का जो चैप्टर है ना, चैप्टर का नाम है चेंज इन एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो हमारा चैप्टर है वो है चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ये चैप्टर है, लेकिन इस चैप्टर को मैंने दो में डिवाइड कर दिया। हम इसे दो अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ेंगे, एक 3A और दूसरा 3B। और ये 3A है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और 3B वही चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो हैं, जैसे मान लो 3 पार्टनर थे A, B, C, they were sharing profit in the ratio of 1:1:1. Now they have decided after some time, business शुरू हो चुका, 2-3 साल 5 साल हो चुके। Now they have decided that the profit to be shared in the ratio of 2:3:1. कुछ भी हो सकता है। तो तब क्या क्या होगा, तब की बातें हम इसमें सीखेंगे। अभी फिलहाल हमारा मेन मुद्दा जो है वो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सर गुडविल ऑफ वैल्यूएशन का, गुडविल का वैल्यूएशन करते क्यों है? पहली बात, गुडविल तो हमें मालूम है सर, हमने पढ़ी थी। गुडविल सर वो इंटेंजिबल एसेट्स होता है, गुडविल फिक्टिशियस एसेट्स नहीं होता, गुडविल डेप्रिशिएट नहीं होता, एमोर्टाइज हो जाता है। गुडविल इज नेवर डेप्रिशिएटेड बट गुडविल कैन बी एमोर्टाइज, उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। ये सब बातें हमने 11th क्लास में पढ़ी थी। गुडविल की वैल्यू जब गिरती है तो उसे डेप्रिसिएशन नहीं कहते, क्या बोलते हैं? एमोर्टाइजेशन। एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल। व्हेन देयर इज अ चेंज इन द वैल्यू ऑफ गुडविल, अगर गुडविल की वैल्यू गिर जाए, इफ देयर इज अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ गुडविल, वी कॉल इट एमोर्टाइजेशन। मैं लिख देता हूं बल्कि पॉइंट नंबर 6, हम क्या बोलते हैं उसको? एमोर्टाइजेशन। एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल। याद आ गया मुझे, भूल गया था। तो सबसे पहले तो व्हाट इज गुडविल? देखो, आप जब मार्केट में जाते हो, मान लो आप मार्केट में शूज लेने के चले गए, दुकानदार ने आपके सामने दो ही ऑप्शन दिए। एक ऑप्शन है XYZ कंपनी का बना हुआ शूज और दूसरा ऑप्शन आपके पास है नाइकी के बने हुए शूज। आप बताओ कौन से शूज आप उठाने वाले हो? सर नाइक के शूज उठा लेंगे सर, या रिबॉक के शूज उठा लेंगे सर। अगर दो ही ऑप्शन आपके सामने हैं तो कौन से शूज उठाओगे? सर नाइकी के शूज उठाएंगे। एक तरफ एक कंपनी का बना हुआ सॉल्ट है और एक तरफ टाटा का बना हुआ सॉल्ट है, कौन सा सॉल्ट आप उठाने वाले हो? सर हम टाटा का सॉल्ट लेते हैं सर। एक तरफ एक कंपनी का बना हुआ नॉर्मल बटर है और एक तरफ अमूल का बना हुआ बटर है, आप कौन सा बटर उठाते हो? सर हम अमूल का बटर लेते हैं सर। ऐसा आप क्यों करते हो? कभी सोचा आपने? दैट ब्रांड वैल्यू, दैट गुड नेम मेड बाय द कंपनी। एक तरफ XYZ पड़ी हो और एक तरफ कॉलगेट हो, तो आप किसको उठाओगे? सर कॉलगेट को उठाएंगे। क्यों करते हो आप ऐसा? बिकॉज ऑफ दैट ब्रांड वैल्यू मेड बाय द फर्म, मेड बाय द कंपनी। आपके दिमाग में एक छाप छोड़ दी गई है, आपको मालूम है कि ये कंपनी ने बहुत मेहनत की है, कंपनी के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, इनका ब्रांड नेम मार्केट में जाना पहचाना है, गुड नेम। अगर आपसे कोई गाड़ी लेने को कहे तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या क्लिक करता है? सबसे पहले अगर एक मीडियम फैमिली को गाड़ी लेनी है तो सबसे पहले दिमाग में क्या क्लिक करता है? अरे मारुति की गाड़ी ले लो यार, बिकती भी आसानी से, मारुति सुजुकी ले लो, बिकती भी आसानी से। ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ द गुड नेम मेड बाय द कंपनी। और ये गुड नेम एक रात में नहीं बनता, ये गुड नेम एक रात में नहीं बनता, इसमें सालों साल की मेहनत है। इसमें बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जिन्होंने आप पे ट्रस्ट किया, ये बहुत सालों की मेहनत है, ये ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ किया हुआ हार्डवर्क है, तभी आपका नाम मार्केट में बनता है। आज अकाल कॉमर्स ट्यूटोरियल्स को लोग, बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन आप मेरी बात का विश्वास रखो, आज से 5-7 साल के बाद, 10 साल के बाद जब कभी आप यहाँ अम्बाला में आओगे, वापिस यहाँ पे आओगे या यहीं अगर आप रहे, तो हर बच्चा जानता होगा अकाल कॉमर्स ट्यूटोरियल्स को। ये हार्डवर्क हम कर रहे हैं, मैं ये हार्डवर्क कर रहा हूं और मैं ईमानदारी से पढ़ा रहा हूं, पूरी ईमानदारी के साथ। मैं अपना स्टाइल नहीं बदलने वाला।
चाहे 4 बच्चे छोड़ के चले जाएं, 5 बच्चे चले जाएं, चाहे बच्चे आए ना आए, लेकिन मैं अपनी ईमानदारी के साथ अपने स्टाइल से आपको डिटेल में पढ़ाता रहूंगा। ये कसम मैंने खाई है। आई मेरी बात समझ? तो गुड नेम ऑफ अ कंपनी, गुड नेम ऑफ अ फर्म, और वी कैन से रेपुटेशन इन द मार्केट, और वी कैन से द ब्रांड वैल्यू ऑफ द फर्म, दैट इज कॉल्ड गुडविल। तो डेफिनेशन ऑफ गुडविल क्या थी? गुडविल मीन्स द गुड नेम और इमेज और रेपुटेशन और ब्रांड वैल्यू अर्न बाय द फर्म थ्रू द हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी। ये देखो ना, 2 चीजें चाहिए, मेहनत और ईमानदारी के साथ जो कंपनी का नाम मार्केट में बना, दैट इज कॉल्ड इज गुडविल। सर गुडविल से फायदा क्या होता है? मैंने भी से आपसे कहा ना, अगर आपके हम 2 शूज है तो आपने कौन सा शूज पिक किया? सर रिबॉक का, मीन्स नाइक का शूज पिक किया। अगर आपके पास 2 टूथपेस्ट है तो आपने कौन सा पिक किया? सर कॉलगेट पिक किया। 2 बटर है तो आपने कौन सा पिक किया? सर अमूल का पिक किया। ये क्यों पिक किया आपने? बिकॉज ऑफ द गुडविल। यही फायदा होता है गुडविल से। गुडविल हेल्प यू टू अर्न एक्सेस प्रॉफिट। गुड की वजह से आप एक्स्ट्रा सेल कर सकते हो। गुडविल की वजह से मार्केट में लोग आपको पहचानते हैं, आपकी ब्रांड वैल्यू बनती है। तो क्या लिखा है? गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट्स। वी कैन फील गुडविल बट वी कैन नॉट टच और सी द गुडविल। दूसरा क्या है? गुडविल इज नॉट अ फिक्टिशियस असेट्स। ये फिक्टिशियस नहीं है, ये वैल्यूएबल है। वैल्यूएबल असेट्स, ये फिक्टिशियस नहीं है। Goodwill is not a fictitious assets. It is a valuable assets. इसकी वैल्यू है, ये झूठा असेट्स नहीं है। ये वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो आपने डाल दिया असेट साइड में, ये वो नहीं है। ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाला भी वो असेट्स नहीं है जो आप डालते थे 11th क्लास में, फिक्टिशियस असेट्स। ये वो वाला असेट्स नहीं है, ये वैल्यूएबल असेट्स है। इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है। और तीसरा, इट हेल्प द फर्म टू अर्न एक्सेस प्रॉफिट। ये तो आप जानते हो, तभी तो आपने अमूल का बटर उठाया और आपने शूज उठाए नाइक के। इट हेल्प्स द फर्म टू अर्न एक्सेस प्रॉफिट। फिर लिखा, इट इज वैल्यूएबल ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। लेकिन हम इसकी वैल्यू निकालते कब है? मालूम है गुडविल की वैल्यू हम कब निकालते हैं? जब हम बिजनेस को बेच रहे हैं। मान लो 2 कंपनियां हैं, हम 2 कंपनियों की बात लेके चलते हैं, ठीक है? आप देखो, मैं थोड़ा समझाता हूं आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में। मान लो 2 कंपनियां हैं, एक कंपनी है इश्यू लिमिटेड और एक कंपनी है धृति लिमिटेड। सर आप इन 2 कंपनियों के बारे में क्यों बात करते हो? अरे आप कोई भी XYZ लगा लो। मान लो 2 कंपनियां हैं, इश्यू लिमिटेड और धृति लिमिटेड। इश्यू लिमिटेड की मार्केट में बहुत अच्छी गुडविल है, बहुत अच्छा नाम है। हर कस्टमर इश्यू लिमिटेड को जानता है। हर कस्टमर उस कंपनी के गुड्स को परचेज करना चाहता है और परचेज करता भी है। आज इश्यू बिजनेस को बेचना चाहती है और धृति लिमिटेड उस बिजनेस को परचेज करने वाली है, मतलब कंपनी को टेक ओवर करने वाली है। तो सबसे पहला काम जो धृति लिमिटेड का अकाउंटेंट होगा वो इश्यू लिमिटेड से क्या बोलेगा? आप मुझे अपने बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे दो और हम बिजनेस में चेक करें कि कितने का स्टॉक है, कितने के असेट्स हैं, सब कुछ चेक किया। मान लो जो धृति लिमिटेड का अकाउंटेंट था उसने सारी लिस्ट बनाई और लिस्ट बना के देखा कि इतने असेट्स हैं, ये है, वो है, बिल्डिंग है, ये स्टॉक पड़ा है, सब कुछ है, इतनी अभी लायबिलिटी है, सिर पे सब कुछ चेक किया और बना दिया कि अभी इस इश्यू लिमिटेड का जो टोटल हम बिजनेस परचेज कर सकते हैं वो परचेज कर सकते हैं 15 करोड़ रुपीस। तो धृति लिमिटेड के अकाउंटेंट ने 15 करोड़ रुपीस का वो टोटल लिस्ट बना दिया कि 15 करोड़ रुपए में हम इस बिजनेस को परचेज कर सकते हैं इश्यू लिमिटेड को। लेकिन इश्यू लिमिटेड ने कहा मुझे 15 करोड़ रुपया नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 25 करोड़। कितना? सर 25 करोड़। पर गुड्स तो 15 करोड़ के हैं, असेट्स हुआ, स्टॉक हुआ, बाकी सब कुछ हुआ, ये तो 15 करोड़ का बिजनेस के अंदर है। और इश्यू लिमिटेड धृति से कितना पैसा मांग रही है? सर 25 करोड़। ये 10 करोड़ किस चीज के मांग रही है? तो धृति लिमिटेड ने पूछा इश्यू लिमिटेड से, दिस 10 करोड़ इज फॉर व्हाट? उसने कहा इट्स अ गुडविल। ये जो नाम मैंने मार्केट में बनाया है, ये जो हार्ड वर्क मैंने इस कंपनी को खड़ा करने के लिए, नो डाउट मैं आज इस कंपनी को बेच रही हूं, लेकिन ये जो हार्ड वर्क मैंने किया है, ये जो मेहनत मैंने की है, इस मेहनत के साथ जो नाम मैंने कंपनी में बनाया है, आई नीड मनी फॉर दैट आल्सो। तो मुझे इसका 10 करोड़ चाहिए।
तो धृति लिमिटेड क्या करेगी? 15 करोड़ रुपए तो दे देगी, जो सारा सामान था उसके अंदर, जो असेट्स वगैरह थे, सब कुछ था, और 10 करोड़ रुपए दे देगी गुडविल का, और 25 करोड़ रुपए बिजनेस परचेस कर लेगी। नहीं, अब धृति लिमिटेड बोलेगी चलो एक काम करते हैं, हम आपकी गुडविल के जो पैसे आप मांग रहे हो, लेट अस डू द वैल्यूएशन ऑफ योर गुडविल, हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ये थोड़ी आपने मुंह खोला 10 करोड़ मांग लिए, आप कल 50 करोड़ मांगोगे, हम 50 दे देंगे, तो इसकी वैल्यूएशन कर लेते हैं। लेट अस डू द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो उस वक्त पे, उस टाइम पे हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी होगी। वी हैव टू वैल्यू द गुडविल। जो उसके अंदर असेट्स हैं, असेट्स में से लायबिलिटीज माइनस करें, रॉ मटेरियल, स्टॉक्स, बुक, सब हो जाएगा, वो सब तो है, ये दिख रहा है। लेकिन जो चीज नहीं दिख रही, जिसके पैसे इश्यू लिमिटेड मांग रही थी, अब हमें उसकी वैल्यूएशन करनी होगी। We have to value that goodwill because Issue Limited is now selling the business to Dhriti Limited, and Dhriti Limited is buying the business of Issue Limited. Now we have to do the valuation of goodwill. सर ये वैल्यूएशन करते कैसे हैं? हाँ, यही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते कैसे हैं, इसको करने के कितने मेथड हैं, बस यही हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। सो देयर आर बेसिकली 3 मेथड्स टू वैल्यू द गुडविल। हम उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जो इश्यू लिमिटेड ने 10 करोड़ रुपया मांग लिया मुंह खोल के कि 15 करोड़ की चीजें और 10 करोड़ मुझे और चाहिए। अभी धृति लिमिटेड पागल तो नहीं है, बिजनेस वाले पागल तो नहीं होते, वो बोलेगा ना लेट अस डू द वैल्यूएशन, लेकिन कौन से मेथड से करेंगे, कैसे करेंगे, बस वही हम इस चैप्टर में सीखेंगे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। लेकिन कब कर रहे हैं? When Issue Limited is selling the business. When Issue Limited is selling the business. तो ये देखो लिखा है मैंने, it is valuable only when entire business is sold. और उसके बाद क्या हमने कहा? When there is a depreciation means change in the value of goodwill. If you see the falling in the value of goodwill, अगर fall हो रहा है, गुडविल की वैल्यू कम हुई है, तो उसे हम डेप्रिसिएशन नहीं कहते, क्योंकि ये इंटेंजिबल एसेट्स है, और डेप्रिसिएशन की जगह जो वर्ड हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एमोर्टाइजेशन, AMORTIZATION, एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल। ठीक है जी। इसमें से भी कभी कभी 1 नंबर का पेपर आ जाता है, जो मैंने यहाँ लिखा है इतने के अंदर से, सर गुडविल बनती कैसे है, व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द गुडविल। बहुत सारी बातें हैं कि आपकी दुकान कहाँ पे लोकेटेड है, आपके बात करने का तरीका क्या है, आप कितने ऑनेस्ट हो, आप कितने हार्ड वर्किंग हो, बहुत सारी चीजें इसके पीछे होती है। आप देखोगे कभी कभी मार्केट में इधर भी एक किराने की दुकान है, इधर भी किराने की दुकान है, या इधर भी बुक की शॉप है, इधर भी बुक की शॉप है, लेकिन ये वाली शॉप पे बहुत सारे कस्टमर है और ये वाली शॉप खाली है। ऐसा क्यों? दोनों सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। गुड नेम, द वे यू टॉक, द वे यू हैंडल द पीपल। मेरे पास बहुत कम बच्चे पढ़ने आते हैं, मालूम है क्यों? क्योंकि मैं बहुत गलत बोलता हूँ, मैं बहुत डांटता हूँ बच्चों को, मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चे टॉप कर जाएं। मैं पागल हूँ, मालूम है आपको, मेरे में पागलपन है, मुझे ऐसा लगता है कि सभी टॉप कर जाएं, लेकिन बच्चे टॉप ही नहीं करना चाहते और इसलिए वो छोड़ जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेरे साथ चिपके हुए हैं, जिन्हें मालूम है कि 12th क्लास में हमारे को टॉप करवाएंगे, और मैं आपको टॉप करवाऊंगा, मैं गारंटी देता हूं। सर आप में नंबरों की इतनी भूख क्यों है सर? अरे भूख होनी चाहिए। अगर कुछ टारगेट लाइफ में नहीं है तो फिर वो लाइफ यूजलेस है, यूजलेस है वो लाइफ जिसका कोई टारगेट नहीं है। आप समझे? तो चलो आगे बढ़ते हैं, ज्यादा दूर की बातें ना करें, बार बार ऐड देने रहती है। तो ये हो गया हमारा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुडविल, और फिर गुडविल के बारे में कुछ बातें कि गुडविल एज एन इंटेंजिबल एसेट्स है, गुडविल इज नॉट अ फिक्टिशियस एसेट, इट इज अ वैल्यूएबल एसेट, इट हेल्प द फर्म टू अर्न एक्सेस प्रॉफिट, इट इज अवेलेबल ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस सोल्ड। वैल्यू कब निकालते हैं? जब बिजनेस बेच रहे हैं, और जब कभी भी इसकी वैल्यू घटे तो हम बोलते हैं एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ फॉल इन वैल्यू ऑफ गुडविल। आगे लिख सकते हो एमोर्टाइजेशन गुडविल कब बोलते हैं? एट द टाइम ऑफ फॉल इन वैल्यू ऑफ गुडविल। और मैं स्टार्ट करवाऊं आपको इसके ऊपर, इसकी वैल्यू निकालते कहा है व्हेन द बिजनेस इज सोल्ड। कैसे हम इसकी वैल्यू निकालते हैं? हाउ वी आर गोइंग टू डू द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हम गुडविल की वैल्यूएशन करते कैसे हैं, मैं आज थोड़ा सा आपको समझाता हूं और 2-3 बेसिक क्वेश्चंस करवाता हूं, और फिर कल से हम आगे इसको तेज चलेंगे। आ जाओ फटाफट जल्दी से, आप ये नोट कर लो पहले। तो आ जाओ, ये 3 मेथड है हमारे पास गुडविल की वैल्यूएशन करने के। इस चैप्टर नंबर 3A के अंदर इसका नाम है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड,
ये कौन सा मेथड है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये दूसरा मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड, और ये तीसरा मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। 3 मेथड है गुडविल को वैल्यू करने के। वो जो 10 करोड़ रुपया बड़ा सा मुंह खोल के इशू लिमिटेड ने धृति से मांगा था, अब धृति के पास 3 मेथड हैं टू वैल्यू दैट गुडविल, कि वाकई इस कंपनी की कितनी गुडविल होगी, टू वैल्यू द गुडविल ऑफ दैट इशू लिमिटेड। कितने मेथड है? 3। पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड। फिर एवरेज प्रॉफिट में हम 2 तरीके से गुडविल निकालते हैं। एक ये 1A और ये 1B। एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट और दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेट करके, उसको वेट माने वजन देके, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वो वाला वेट नहीं, इंतजार वाला वेट नहीं, वे करना, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें हम 2 मेथड यूज करते हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और इसके अंदर भी हम 2 मेथड यूज करते हैं, ये 3A और ये 3B। ये कौन सा है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड देन कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो टोटल मिला के कितने मेथड हो गए सर? आप 3 कह रहे हो, तो ये देखो 2 ये, 1 ये, 3 और 2 ये, 5। यानी बेसिक मेथड 3 है, पहले के 2 पार्ट है, तीसरे के 2 पार्ट है, दूसरे का कोई पार्ट नहीं है। तो टोटल हो गए हमारे पास 5 मेथड। हमें इन मेथड से गुडविल की वैल्यूएशन सीखनी है। आज मैं आपको इस मेथड के, दोनों मेथड्स के एक क्वेश्चन को करवाने की कोशिश करता हूं। मैं आपको बेसिक समझाऊंगा, बहुत आसान है, छोटा सा फॉर्मूला है यार, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है, बहुत इजी है। तो मैं आपको कोशिश करता हूँ इन दोनों मेथड्स का एक एग्जांपल करवाने की। अभी बुक को टच मत करना, बस इतना सही करना जितना मैंने करवा दिया, इतने ही नोट्स प्रिपेयर करना, ठीक है। चलो और इसे नोट कर लो आप। चलो आ जाओ, अब हम करते हैं पहले मेथड से। पहला मेथड हमारे पास क्या था? एवरेज प्रॉफिट मेथड। और एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी 2 मेथड थे, एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो ये एवरेज प्रॉफिट मेथड में सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, क्या लिखा है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन बोलता है, सर हमें दिख रहा है सर, नहीं आप फिर भी सुनो ना। इशू लिमिटेड अर्न फॉलोइंग प्रॉफिट्स ड्यूरिंग लास्ट 4 इयर्स। पिछले 4 साल से इशू लिमिटेड ये प्रॉफिट कमा रही थी। 2010 में कितना पैसा कमाया सर? 6 लाख। 2011 में कितना कमाया? 8 लाख। 2012 में कितना कमाया? 5 लाख। और 2013 में कितना कमाया? 7 लाख। ऐसा पिछले 4 साल से इशू लिमिटेड प्रॉफिट कमा रही है। धृति लिमिटेड परचेज बिजनेस ऑफ इशू लिमिटेड। अब धृति लिमिटेड जो है वो इशू लिमिटेड का बिजनेस परचेज करने वाली है। तो अब वो क्या कह रहा है? कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ इशू लिमिटेड। आप इशू लिमिटेड की वैल्यू निकालो, गुडविल की वैल्यू निकालो। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ इशू लिमिटेड, क्योंकि इशू ने बहुत बड़ा पैसा मांग लिया, 10 करोड़ रुपया मांग के बैठ गई थी गुडविल का। तो अब धृति लिमिटेड जो है वो गुडविल निकालने वाली है किसकी? इशू लिमिटेड की। क्या सही मायने में गुडविल का कितना पैसा हमें देना चाहिए इशू लिमिटेड को? सिंपल है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर्स ऑफ इयर्स परचेज। सर गुडविल तो पता लग गई क्या होती है, ये एवरेज प्रॉफिट क्या है? बेटे देखो, जब भी हम किसी बिजनेस को बाय करेंगे तो उसके जस्ट पिछले साल के प्रॉफिट या लॉस के बेस पे उसको बाय नहीं कर सकते। एटलीस्ट पिछले 3-4 साल से वो कितना प्रॉफिट कमा रहा है, या किसी साल प्रॉफिट या किसी साल लॉस कर रहा है, हम उसकी एवरेज निकाल लेते हैं। एक क्लास की तो मैडम एवरेज निकालती है ना, इस क्लास का इस सेक्शन की एवरेज ये है कि यहाँ पे बच्चे 70% मार्क्स ले जाते हैं, एवरेज है। सी सेक्शन के बच्चे 80% तक चले जाते हैं, एवरेज है ना। एक बच्चे की परफॉर्मेंस ना बताते हुए पूरी क्लास की एवरेज निकाल देते हैं। ऐसे ही जब धृति लिमिटेड इशू लिमिटेड के बिजनेस को परचेज करेगी तो सिर्फ पिछले 1 साल यानी इस साल सिर्फ 7 लाख प्रॉफिट को देख के
सिर्फ 7 लाख प्रॉफिट को देख के ही वैल्यूएशन ऑफ गुडविल नहीं कर दी जाएगी, क्योंकि गुडविल एक साल में नहीं बनती या एक दिन में नहीं बनती, ये वर्षों की मेहनत है, बहुत सारे साल लगे हैं इसको बनाने में। तो पिछले कुछ साल का प्रॉफिट और लॉस देखा जाएगा, 4 साल, डिपेंड करता है आप कितने साल का देखो। तो उन 4-5 साल के प्रॉफिट और लॉस को देखेंगे और उसकी एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज मैंने जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स है इन सबको टोटल करके डिवाइड बाय 4 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। तो ये एवरेज प्रॉफिट है। इसका निकालने का मकसद ये है दैट वी कैन नॉट कैलकुलेट गुडविल और वी कैन नॉट कंक्लूड इट व्हाइल सीइंग ओनली 1 ईयर प्रॉफिट और लॉस। We have to see some last 3-4 years of profit and loss to calculate the goodwill of the firm, because goodwill is the result of hard work of so many years. इसलिए हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। अब एवरेज प्रॉफिट निकालते कैसे, तो ये बहुत सिंपल है। सबसे पहले में क्या चाहिए इसके लिए, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट, अरे चारों को प्लस करो, 8 से 14 5 1907 26 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कर दो। कितने हैं नंबर ऑफ ईयर्स, 4। तो कितना आ जाएगा नंबर, इसमें एवरेज प्रॉफिट ये आ जाएगा हमारे पास 6,50,000। सर जब किसी साल में लॉस होता तो हम माइनस कर देते हैं, लॉस होता तो माइनस करते हैं। अभी बुक का क्वेश्चन नहीं करना, अभी इसमें कंसेप्ट समझाऊंगा आगे, पहले मैं आपको बेसिक समझा रहा हूं छोटा सा। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे आ गया, ये आ गया एवरेज प्रॉफिट। सर ये क्या होता है, सर नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज। और मैं आपको गारंटी देता हूं, जिस बच्चे ने इस चैप्टर को कर लिया हो ना, जो बच्चे 5-5 चैप्टर कर चुके हो, आप किसी बच्चे से पूछना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नंबर्स ऑफ ईयर परचेज, पता क्या जवाब देगा, ये हमेशा क्वेश्चन में दिया होता है, नो डाउट ये हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा, पर ये होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट समझ में आ गया आपको, पिछले कुछ साल का प्रॉफिट लिया और उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कर दिया तो आ गया एवरेज प्रॉफिट। लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नंबर्स ऑफ ईयर परचेज, तो आप एक नोट लिख लो, आप एक नोट लिख लो, क्योंकि आप मेरे पास पढ़ते हो ना, पता मेरा दिल करता है मैं आपको सारी बातें समझा दूं, पता नहीं क्यों, मैं पागल हूं, पागल टीचर। हमारे में पागलपन है, हर चीज को डर में पढ़ने का एक पागलपन है, एक जुनून है मुझे पढ़ाने का, इसलिए मैं आपको हर चीज बताना चाहता हूं। तो नंबर्स ऑफ ईयर परचेज क्या होता है, लिखो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। पहले लिख लो, मैं फिर समझा देता हूं, आप अभी वहां से चिल्लाओ नहीं, किसे समझ नहीं आया। नंबर्स ऑफ ईयर परचेज मीन हाउ मेनी ईयर्स the firm will earn the same amount of profit because of its past efforts. Number of years purchase means how many years the firm will earn the same amount of profit because of its past efforts after change of ownership. पता है ये नंबर्स ऑफ ईयर्स कौन तय करता है, ये दोनों कंपनियों के अकाउंटेंट बैठ के आपस में तय करते हैं। मैं बताऊं इसका सिंपल मतलब क्या है, ये तो डेफिनेशन इसकी लिखवा दी, नोट लिखवा दिया मैंने, लेकिन मैं सिंपल समझाऊंगा क्या है। जब धृति लिमिटेड इशू लिमिटेड को परचेज कर रही थी ना, तो धृति लिमिटेड के अकाउंटेंट ने और इशू लिमिटेड के अकाउंटेंट ने बैठ के एक बात पे एग्री हुए, वो क्या कि जो गुडविल इशू लिमिटेड ने कमाई है, जो गुडविल इशू लिमिटेड ने जो गुड नेम मार्केट में बनाया है, बिकॉज ऑफ दैट गुड नेम हाउ मेनी ईयर्स इन फ्यूचर, अगले आने वाले कितने साल तक अगर हम कुछ भी ना करें तो एटलीस्ट इतना प्रॉफिट तो हम कमा सकते हैं जितना प्रॉफिट इशू लिमिटेड कमा रही थी। मेरी बात समझ में आई आपको? जब धृति लिमिटेड इशू लिमिटेड को बाय कर रही है तो इशू लिमिटेड और धृति लिमिटेड के अकाउंटेंट ने बैठ के ये तय किया
कि इशू लिमिटेड ने जो गुडविल कमाई है मार्केट में, जो गुड नेम मार्केट में कमाया है, अगर धृति लिमिटेड कोई और एफर्ट ना करे तो उन्हीं एफर्ट्स को यूज करते हुए, उसी गुड नेम को यूज करते हुए आने वाले और कितने साल तक उतना ही प्रॉफिट कमा सकती है। और ये हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है। इस क्वेश्चन में गिवन है, इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है 3 years परचेज प्राइस, 3 years परचेज। इस क्वेश्चन में 3 years गिवन है। तो नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज जो है, नंबर्स ऑफ ईयर परचेज जो है, इसका मतलब ये है, इट मींस हाउ मेनी इयर्स द फर्म विल अर्न। कौन सी फर्म? जो बाय कर रही है, मतलब धृति लिमिटेड। हाउ मेनी इयर्स द फर्म विल अर्न द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बिकॉज ऑफ इट्स पास्ट एफर्ट्स आफ्टर चेंज ऑफ ओनरशिप। ये पास्ट एफर्ट्स किसने किए थे? इशू लिमिटेड ने। और ये वाली फर्म कौन है? धृति लिमिटेड। ये धृति है और ये कौन है? इशू लिमिटेड। आप समझ गए आप? दिस इज कॉल्ड नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज। ये कैलकुलेट कैसे करते हैं सर? ये कैलकुलेट करते हैं दोनों बैठ के आपस में, धृति का अकाउंटेंट और इशू का अकाउंटेंट। ये एग्री कर लेते हैं। वैसे तो क्वेश्चन में गिवन होता है, लेकिन विश्वास मानना 2 बार पेपर में पूछा जा सकता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज। और कोई टीचर बताने की जहमत नहीं उठाती, कोई पूछता भी नहीं और कोई बताता भी नहीं। आप पूछ के देख लो, मैं चैलेंज देता हूं, आप अपनी क्लास में पूछो। अगर आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं तो 49 को नहीं पता होगा। आई कैन गिव यू चैलेंज है, जाओ पूछ के देखो। बहुत सारे लोग बहुत सारी जगह पढ़ चुके होंगे, 5 के 5 चैप्टर करके किताब खत्म कर चुके होंगे, 2 बार रिवाइज भी कर चुके होंगे। ऐसे नॉनसेंस बच्चे दुनिया में हैं, लेकिन नहीं पता डेप्थ में जाके पढ़ाई कैसे की जाती है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इन बच्चों के ऊपर जो किताबें खत्म कर लेते हैं और बाद में। मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उन सेंटर्स के, मेरे आसपास बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जिनके बच्चे मेरे पास साल के लास्ट में आते हैं और मैं उनके हालात देखता हूं तो मुझे तरस आता है। और फीसिस की डबल फीस दे रहे हैं। जो फीस अकाल कॉमर्स ट्यूटोरियल्स चार्ज करेगा उससे डबल फीस दे रहे हैं। बस वहां पे दोस्ती यारी है, वहां मजे हैं, सीरियसनेस नहीं है। तो बस सीरियसनेस नहीं चाहिए बच्चों को, नहीं चाहिए सीरियसनेस बच्चों को, मजे चाहिए, मजे करने हैं। अगर अभी मजे करोगे ना लाइफ के 5 साल, तो सारी उम्र आगे सजा भुगतोगे। और अभी सजा भुगत लोगे तो सारी उम्र आगे मजे करोगे। दिमाग आप देख लो, आप खुद सोच लो कहां पे क्या करना है। 5 साल के मजे और अगले 40 साल की सजा, और 5 साल की सजा और अगले 40 साल के मजे। आप देखो आपको कहां जाना है, सोच के देखो। आई थिंक सेकंड ऑप्शन बेटर है। तो लो, हो गई बात खत्म। अब हमें निकालनी क्या है? गुडविल निकाल लीजिए। गुडविल के अंदर एवरेज प्रॉफिट हम निकाल चुके। नंबर्स ऑफ ईयर परचेज यहां ऑलरेडी गिवन है 3 इयर्स। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या था? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज। तो ये कितना आया? 6,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दो। कितना आंसर आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 19,50,000। ये आ गई गुडविल। दिस इज द गुडविल ऑफ इशू लिमिटेड। दिस मच मनी धृति लिमिटेड इज गोइंग टू पे इशू लिमिटेड रिगार्डिंग गुडविल। ये उन्होंने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कर दिया यूजिंग सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। यूजिंग सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। मैं कल इसी क्वेश्चन से आगे कंटिन्यू करूंगा। राइट नाउ मुझे कहीं जाना बहुत अर्जेंटली, मैं इसी क्वेश्चन से आगे कल कंटिन्यू करने वाला हूं। और जहां मैं आपको करवाऊंगा क्या? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसका सेकंड पार्ट। और फिर 2-4 क्वेश्चन बुक के और ये टॉपिक खत्म। हम चलेंगे सेकंड टॉपिक की तरफ। वो कौन सा था? दूसरा मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है बच्चों, लेकिन इसमें भी थोड़े से कंसेप्ट मुझे आपको बताने हैं, इसलिए बुक को नहीं पढ़ना। बस थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, मतलब आप समझ जाओगे है क्या। सर ये प्रॉफिट में कुछ चीजें प्लस माइनस, हाँ सब कुछ समझाऊंगा, अभी नहीं। अभी तो आप 2 दिन क्वेश्चन ऐसे कर लो, कंसेप्ट क्लियर हो जाए, बेसिक समझ में आ जाए, फिर चेंजेस तो हम अपने आप बता दूंगा मैं बुक के हिसाब से। ठीक है जी, चलो ठीक है बच्चों, कल मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय, कल मिलते हैं।